नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 10th क्लास साइंस का दोस्तों 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर को करेंगे दोस्तों। और यह प्रश्न जो हम सेलेक्ट करके लाए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वही प्रश्न है दोस्तों जो कि आपके बोर्ड परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 100% आएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को दोस्तों काफ़ी शानदार तरह से बताया गया है ताकि आप उसे एक बार में समझकर उसे याद कर सके, ठीक है। तो चलिए आज की यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए आपको आंसर किस तरह से देना है दोस्तों कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यही दोस्तों आपको यानी कि किसी भी चालक यानी कोई भी कंडक्टर में जो दोस्तों आवेश के जो प्रवाह का जो दर होता है उसी को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। और देखिए इसके बाद में पूछा जा रहा है कि एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। आपको इसे भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मेरा इतना ही आपको इसमें जवाब देना था, ठीक है दोस्तों। यानी विद्युत धारा क्या है, तो जो आवेश के प्रवाह का जो दर होता है दोस्तों उसी को जो है विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आपको इतना दे देना आंसर है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, आपको इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो भी प्रश्न इसमें हम सेलेक्ट करके लाए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा में 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न में पूछा है कि धातु के साथ अम्ल के अभिक्रिया होता है तो वह कौन सी गैस निकलती है और उदाहरण देकर आपको समझाना। तो देखिए दोस्तों आपको आंसर लिखना है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी दोस्तों अगर धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है दोस्तों, ठीक है। आपको इतना आपको बताना था और देखिए आपको उदाहरण यानी एग्जाम्पल देकर समझाना था दोस्तों। तो देखिए Zn यानी जिंक का रिएक्शन अगर H2SO4 से हो रहा है तो वह ZnSO4 प्लस H2 यानी दोस्तों यहाँ पे जिंक का अभिक्रिया H2SO4 से होता है। तो देखिए यहाँ पे ये बना रहा है ZnSO4 और H2 गैस बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया और एक एग्जांपल और दे दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे एक ही पूछा जा रहा था तो 2 आपको बता देना है, दोनों आप लिखिएगा, ठीक है। तभी तो आपको ज़्यादा फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों इक्वेशन यानी दोनों उदाहरण भी आप याद कर लीजिएगा। यानी दोस्तों धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो आपको इतना आंसर देना था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1 वोल्ट की परिभाषा दे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी दोस्तों। देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा दे। देखिए दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है 1 वोल्ट की परिभाषा दे, 1 एम्पियर की परिभाषा दे, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको हम एक प्रश्न हम सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए और दोस्तों यह प्रश्न आपके सेंटर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो देखिए चलिए आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है कि यदि किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। दोस्तों आपको यह एक डिफिनेशन है, ठीक है। आपको डिफिनेशन को आपको कुछ समझ जाना है और उसको उसी तरह से लिख देना होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को यानी 1 कूलम आवेश है दोस्तों, ठीक है। इसको ले जाने में 1 कूलम आवेश है ना दोस्तों, इसको एक बिंदु से लेके दूसरा बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन दोनों के बीच बिंदुओं के जो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट होगा दोस्तों, ठीक है। आपको यही समझना था। यानी 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में 1 जूल, यहाँ 1 जूल लिखा हुआ कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच का विभवांतर होगा 1 वोल्ट होगा। बस आपको इतना ही तो लिखना था दोस्तों, ठीक है। आप इसी तरह से लिखिएगा एग्जाम में, आपको 2 मार्क्स से फुल मार्क्स जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न भी काफ़ी
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, आपको आंसर देखिए बताना है कि निकट दृष्टि दोष उस दृष्टि दोष को कहते हैं जिसमें मानव नेत्र निकट के वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों आपको देखिए ज़रूरी नहीं कि हम जिस तरह से लिख के लेकर आए उसी तरह से आपको भी लिखना है। ये हम भी खुद अपना लैंग्वेज में लिखे दोस्तों, आप भी खुद इस क्वेश्चन को समझकर अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है परंतु दूर यानी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी दोस्तों निकट की वस्तु तो साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर के जो वस्तु होता है उसे स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वैसे दृष्टि दोष को जो है निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आपको इतना लिखना है। इसके लिए दूर बिंदु अनंत से कम हो जाता है, यानी इसके लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत से कम हो जाता है। ठीक है, आपको इतना इसका डिफिनेशन देना था दोस्तों। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट के वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर के जो वस्तु होता है उस पर स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसके लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत से कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों निकट बिंदु कितना होता है, मानव नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है तो वह अनंत से कम जाता है। ठीक है, देखिए इसका कारण क्या है दोस्तों कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी अधिक होना, यानी नेत्र लेंस जो होता है और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाता है, इसके कारण होता है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, यानी नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो भी कम जाता है। तो यह दो आपको कारण बता देना था। और इसका उपचार क्या है, तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको इतना यानी दोस्तों आपको क्या क्या इसमें बता देना है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप इतना भी लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हम और आपको थोड़ा सा अलग अलग करके पॉइंट वाइज करके बताए हैं ताकि जो है आपका नंबर देने में मास्टर आपको कोई कमी ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपको कारण भी बताना है, उसका उपचार भी बताना है, अलग अलग पॉइंट देकर दोस्तों। ठीक है, इससे दोस्तों आपको जो है आंसर जो होगा साफ झलकेगा और नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आप इसी तरह से लिखिएगा अपने एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न सेलेक्ट करके लाए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए गेस के प्रश्न है दोस्तों। और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ कर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको हम इसका PDF भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको टेलीग्राम में सर्च करना है GTM क्लासेस, वहाँ पे आप मेरा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको इसका PDF उपलब्ध होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है 5वां नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। यानी दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ जो अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा दोस्तों, उसका समीकरण आपको बताना है कि किस तरह से समीकरण होगा। ठीक है, देखिए आंसर बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने से मिश्रण तप्त होकर जिप्सम बनाता है। यानी दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अगर जल में मिलाते हैं दोस्तों तो जो मिश्रण है तप्त होकर जिप्सम बनाता है दोस्तों। ठीक है, क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। और देखिए यह मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2 H2O। ठीक है, CaSO4 के होल 2 H2O होता है और प्लस 3H2O, यानी दोस्तों जल के साथ देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यह जो है दोस्तों CaSO4 2 H2O। ठीक है, यह मेरा जो है जिप्सम बना रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यह रिएक्शन है दोस्तों, आपको याद तो इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा इसको, इस रिएक्शन को आपको यही रिएक्शन लिखना है। इसमें बताना था कि जल के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रिएक्शन होता है तो जिप्सम बनाता है और इसका इक्वेशन इसका जो रिएक्शन होता है दोस्तों ये होता है। ठीक है, आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही इसमें जवाब देना था। चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 6वां नंबर प्रश्न। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला वीडियो भी हम जल्द ही लाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है
कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। यानी दोस्तों 2 मीटर फोकस दूरी वाला यानी एफ जो दिया है दोस्तों आपको 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस अवतल लेंस का जो क्षमता होगा, पावर होगा दोस्तों, वह आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे पावर बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। क्या होता है 1/f। 1/f कब होता है दोस्तों, जब f जब रहता है मीटर में रहता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर f अगर सेंटीमीटर में रहता है तो 100/f होता है। कब, जब f अगर सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। आप दोनों इस रिलेशन को याद रखिएगा क्योंकि यह जो फार्मूला है आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए हमें f जो है यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको यूज करके हम बता रहे हैं, p बराबर मेरा 1/f हो गया और मेरा यह 1 हो गया और यहाँ पे कितना है, कितना दिया, 2 दिया हुआ है, यानी यह 0 पॉइंट, इसको डिवाइड लगाए तो 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यह अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। यानी एफ जो है दोस्तों -2 है, ठीक है। एफ जो है -2 मीटर है। तो जब यह माइनस में हो गया तो इसका क्षमता भी तो माइनस में होगा, ठीक है। तो इसलिए -0.5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 2 मीटर वाले फोकस दूरी का जो अवतल लेंस का क्षमता होगा वो कितना हो जाएगा, -0.5 डायोप्टर आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में भी आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम 6 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, दो मार्क्स वाला, वो हम आपको करवाएं दोस्तों। और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर याद कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।